Hi, good evening everyone, and welcome to the YouTube channel of the Capital Civil Services. Today we'll discuss the rest of the questions. ठीक है, हमने we have discussed till 54th है ना, टेस्ट 3 का 54 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया है, and now we'll continue from 55 till 100. So first question, right? If anybody has any doubt और कुछ भी आपको आंसर्स वगैरह में दिक्कत हो रही है, इफ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्या क्या इश्यूज हो रही हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव 56 क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अभी रिवाइज किया गया है एमएसएमएससी का क्लासिफिकेशन. अ मीडियम एंटरप्राइज हैव अ एनुअल टर्नओवर. मीडियम एंटरप्राइज का एनुअल टर्नओवर कितना होगा? ठीक है, तो ये जितने भी एमएसएमएससी है ना, एमएसएमएससी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ये सारे जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं. ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अगर आप डेटा के हिसाब से देखोगे तो एमएसएमएससी इंडिया में जो जनरेट कर रही है वो 36% ऑफ इंडिया का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो कहां से आ रहा है? वो एमएसएमएससी से आ रहा है. 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टोटल, राइट? कि वो कहां से आ रहा है? वो आपका इस सेक्टर से आ रहा है. एंड इंडिया हैज अराउंड 1 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई. सॉरी 1 करोड़. ठीक है, 1 करोड़ एमएसएमएससी है हमारे पास इंडिया में, राइट? एंड थर्ड इज दैट इट एम्प्लॉयज जनरल नियरली अराउंड 7 to 8 करोड़ पीपल, है ना. 7 से 8 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है. तो सोचो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है. और गवर्नमेंट इसको क्लासिफिकेशन कैसे करती है कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लिमिट डिसाइड कर दिया है जिसका दो क्राइटेरिया है लिमिट का. पहला है इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, और सेकंड जो है वो आ रहा है कि टर्नओवर लिमिट कितना है. क्लियर? दो क्राइटेरिया के बेसिस पे एमएसएमएससी का क्लासिफिकेशन किया जाता है. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, है ना. व्हाट्स द इन्वेस्टमेंट? मतलब अगर आप फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको कितना इन्वेस्ट करोगे आप, तो क्लासिफाई होगा लिमिट कि भाई वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है. एंड इन द सेम वे टर्नओवर, मतलब आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो उससे. तो माइक्रो का अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने बजट में क्लासिफिकेशन किया है. तो माइक्रो किसको कहते हैं? माइक्रो उसको कहते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन का जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे. अगर आप दो देखो, ये इन्वेस्टमेंट है एंड सेकंड इज टर्नओवर. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम. ये डाटा याद रखना है, राइट? सो माइक्रो के लिए जो टर्न इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो है अराउंड 1 to 2.5 करोड़. ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा कि भाई ये माइक्रो एंटरप्राइज है. लेकिन इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए 5 से 10 करोड़. ठीक है, कि मतलब इतना का रेवेन्यू आपको जनरेट करना है. दिस इज रुपीज. क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव स्मॉल. तो स्मॉल माइक्रो से ज्यादा बड़ा होगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट है अराउंड 10 करोड़ to 25 करोड़. क्लियर? और इसमें अगर सेम 10 टाइम्स आपको इसमें बढ़ाना है, 10 टाइम्स में कितना हो गया? 50 करोड़ to 100 करोड़. क्लियर? अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि ये होगा जो मीडियम होगा वो होगा 50 करोड़ से लेकर आपका 125 करोड़. अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़ का है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइज. और उसमें टर्नओवर कितना आना चाहिए? 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक. क्लियर? तो ये ध्यान रखने की जरूरत है. दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि माइक्रो का टर्नओवर लिमिट कितना है, स्मॉल का कितना है और मीडियम का कितना है. क्लियर? और अराउंड ये सारी इंडस्ट्री बहुत, ये जो इंटरप्राइजेस है ये बहुत एसेंशियल है फॉर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. 45% इंडिया का एक्सपोर्ट जो है यही लोग करती है.
क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं कि एक मीडियम एंटरप्राइज किसको कहलाएगा। मीडियम एंटरप्राइज में हमने क्या देखा था कि 5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ जो था उसका माइक्रो का टर्नओवर होगा 5 to 10 करोड़, राइट। एंड जो आपका नेक्स्ट है, एक्सक्यूज मी, स्मॉल का टर्नओवर होगा 50 से 100 करोड़। तो आपका ये हो जाएगा कितना दिखा, एनुअल टर्नओवर अप टू आपका क्या कहलाएगा 500 करोड़। आंसर होगा आपका 500 करोड़, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइज आर डिफाइंड हैविंग एन इन्वेस्टमेंट अप टू ₹125 करोड़ और एनुअल टर्नओवर अप टू 500 करोड़। इफेक्टिव रिसेंट किया गया है। देखो ये क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट है कि पब्लिक फाइनेंस किसको कहते हैं, टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है पब्लिक फाइनेंस का पार्ट। टैक्स, फीस, फाइन्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। अब जो पब्लिक फाइनेंस के बारे में ये क्या कह रहा है कि who defined the public finance as a study of principles underlying the spending and raising of the fund। मतलब आपको क्या स्टडी करना है, प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है कि भाई खर्च कैसे करना है और फंड को रेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये किसने दिया, फिंडले सीरस, ठीक है। फिंडले सीरस कि पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग हाउ द पब्लिक अथॉरिटीज रेज एंड स्पेंड द फंड्स। देखो यार ये क्या बोल रहा है, ये रिचर्ड रान करके कोई आदमी है, वो बोल रहा है कि कितना परसेंटेज जीडीपी का जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को हिंडर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सरकार कितना खर्च करेगी कि वो पब्लिक जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसी को रोक देगी। सरकार इज एसेंशियल, गवर्नमेंट इज एसेंशियल। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, किस फॉर्म में स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट बहुत तरीके के बेनिफिट्स देगी आपको, बहुत सारी स्कीम्स चलाएगी, तो वो सबके लिए क्या लगते हैं, पैसे। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे स्पेंडिंग करती है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि कितना परसेंटेज, कितना स्पेंडिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर नहीं हो पाए। बहुत ज्यादा खर्चा करने लगेगी गवर्नमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर हो सकता है, बट गवर्नमेंट को कितना मिनिमम कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रुके। अब इसका कारण क्या है कि देखो यार होता क्या है कि अगर बहुत लो स्पेंडिंग होगा, ठीक है, लो स्पेंडिंग होगा तो क्या होगा, लो स्पेंडिंग होगा तो क्या होगा, रोड वोड नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, राइट। और अगर बहुत ज्यादा अगर स्पेंडिंग कर दोगे आप, वेरी हाई स्पेंडिंग, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर हाई स्पेंडिंग गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लग गई तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट करोगे कहां, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्लियर। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेने लग गई तो बैंक के पास लोन रहेगा ही नहीं प्राइवेट को देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, आपको और मेरे को, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ग्रोथ नहीं ला पाएंगे, तो ग्रोथ को वो हिंडर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कितना आप खर्च, कितना गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड जो है राहन साहब ने बताया कि ये 25% होना चाहिए, कि 25% ऑफ जीडीपी से ज्यादा अगर आप खर्च करोगे तो क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होने लगेगा, ठीक है, और स्लो डाउन होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर के पास इफ दे डोंट हैव अ मनी तो वो इन्वेस्ट कहां से करेंगे, इन्वेस्ट कहां पे करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने दिया था,
तो देखो यार, जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, सीडी देशमुख, आरके संखमन चेट्टी। तो आंसर क्या है? आंसर है सी, आरके सन्मुखम चेट्टी, जिन्होंने कब प्रेजेंट किया था पहला बजट? 26 नवंबर 1947 को। इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको आंसर मिलेगा। एक है कि पहला बजट कब पेश किया गया था, ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा किसने फैक्ट प्रेजेंट किया था, वो हो गया फैक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जॉन मथाई के बारे में जानोगे तो जॉन मथाई कौन था? इन्होंने भी, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने 1950 और 51 का बजट जो है वो पेश किया था, ठीक है। सीडी देशमुख बहुत बाद में वहां के मंत्री रहे हैं, ठीक है। लेटर ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत बाद के। और जॉन मथाई और जो है जेम्स विलियन जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट पेश किए थे ब्रिटिश इंडिया में 1860 में, है ना। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बजट पेश किया था। तो ये वही, ये ब्रिटिशर्स के समय का है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि द सेपरेशन ऑफ द रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये बोल रहा है कि पहले क्या होता था ना कि देखो सरकार हर एक साल बजट पेश करती है, तो बजट जब पेश करती है तो दो तरीका होता है बजट पेश करने का। पहले दो बजट पेश करती थी सरकार 2017 से पहले। वो बजट पेश करती थी आपका एक बजट पेश करती थी रेलवे का और एक पेश करती थी जनरल बजट। तो आप अगर आप सोचोगे कि 2017 के बाद से उसको मर्ज कर दिया गया कि जो रेलवे का बजट है और जो जनरल बजट है वो दोनों को साथ में पेश किया जाता है। तो इसका पर्पस क्यों था, क्यों अलग था? तो 1924 में एक वर्थ कमेटी बैठे थे, ठीक है। उनके रिकमेंडेशन में रेलवे बजट को सेपरेट करके रखा गया था और देश आजाद हुआ उसके बाद भी सेपरेट ही रखा गया बजट को। लेकिन 2017 में एक कमेटी बैठी विवेक देबरॉय के नाम पे, ठीक है, इनके नाम पे एक कमेटी बैठी, बोली कि अलग अलग बजट पेश करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो रेलवे का बजट पेश होता था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो रेलवे पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था, है ना। रेलवे पे बहुत ज्यादा खर्च इसलिए किया जाता था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स के लिए हेल्प होता था, सिपॉयज और ट्रुप्स को इधर से उधर भेजने के लिए होता था, फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड डिफरेंट फैसिलिटीज। तो इसीलिए रेलवे को अलग रखा गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता था। बट 2017 में पता चला कि ये कोई मतलब नहीं है रख के, वो अंग्रेजों का एक अंग्रेज जमाने का एक ये था, उसको खत्म कर दिया। नाउ ये बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यहां पे जब इकोनॉमी को जब मेजर किया जाता है ना, तो दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब ये समझ लीजिए कि आप एप्पल खरीदने गए बाजार में, ठीक है, तो 1 केजी जब एप्पल आप बात करते हो कि 1 केजी मेरे को दे देना, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव। और जब आप बोलोगे कि सबसे बेस्ट जो एप्पल है आपके पास, ठीक है, वो मेरे को दे दो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट जो बेस्ट क्वालिटी का एप्पल है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमी में भी एक टर्म है कि इकोनॉमी को मेजर करने का 2 तरीका होता है, एक क्वालिटेटिव वे में और एक क्वांटिटेटिव वे में। तो क्वालिटेटिव वे में हम लोग किसको मेजर करते हैं? जो नंबर हो सके, जिसको आप गिन सकते हो, राइट, जैसे कि जिसको आसानी से गिना जा सकता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वांटिटेटिव पार्ट। जैसे अगर जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, है ना, ये सबको आप बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम, आपके घर का इनकम मैं तुरंत मेजर कर दूंगा कि भाई आपकी मदर कितना अर्न कर रही है, आपके पेरेंट्स कितना अर्न कर रहे हैं, आपके सिस्टर्स, आपके सिबलिंग्स कितना अर्न कर रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हो। बट अगर मुझे ये मेजर करना होगा कि किनका कितना एजुकेशनल स्टेटस है, किनका क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, किसका हेल्थ कितना अच्छा है, कौन कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो आ जाएगा क्वालिटेटिव पार्ट का एस्पेक्ट हो जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट जो है इकोनॉमिक का, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो अगेन हियर जीडीपी,
This is quantitative. GNP, gross national product, again it is quantitative. Then fourth वाला growth in industrial output, again it is quantitative. So यहाँ पे बोल रहा है improvement in education and healthcare is a quantitative aspect, right? Clear है? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि which of the following is not considered as an index of economic welfare. इकोनॉमिक वेलफेयर का वो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है. क्लियर? पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है एंड यू कुड इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन कि इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है. तो ये आपका गिनी कोएफिशिएंट है, ये भी वेलफेयर देखता है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये भी आपका क्वालिटी देखता है लाइफ. ये ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी क्या करता है, ये तीनों वेलफेयर का बात करता है. जब इकोनॉमिक वेलफेयर का बात कर रहा है तो हम लोग सेम वही बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. देखो यार, पैसा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा हो तो बुद्धि भी, पढ़ाई लिखाई भी आप उतना ही किए हो, या फिर हेल्थ ही आपका उतना अच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में इनकम आ रहा है लाखों रुपए, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे कोई नहीं है, तो दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ कि भाई आपका इनकम ठीक है, राइट. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या देखते हैं हम लोग? ये देखते हैं कि हेल्थ कितना अच्छा है कंट्री के लोगों का, एजुकेशन कितना है ना, इनकम कितना है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भी सिमिलरली वही सारा कुछ देखते हैं. गिनी कोएफिशिएंट में भी देखते हैं कि इनइक्वालिटी कितना है इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड. यहां पे आप क्या देख रहे हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी में आप क्या देखते हो? जीडीपी में आप ये देखते हो, जीडीपी कितना भी रहे, जीडीपी इज ऑल अबाउट इनकम. आपके कंट्री में प्रोडक्शन कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर हो ही रहा है लोगों का, ठीक है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा इसका आंसर विल बी, आंसर फॉर 62 विल बी सी. अब ये वही चीज बोल रहा है कि इकोनॉमिक वेलफेयर के बेसिस पे बोल रहा है कि पिछला क्वेश्चन और इसमें ये कीजिएगा कोरिलेट, कि पिछला का जो ऑप्शन था इसमें क्वेश्चन बन गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी. क्लियर? आई होप वर्ल्ड बैंक आपको पता है क्या है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, और ये कब से रिलीज हो रहा है? इज रिलीज सिंस 1990, ठीक है, 1990 से रिलीज हो रहा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कौन सा डायमेंशन नहीं है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापने के लिए 3 डायमेंशन है, ठीक है. तो 3 डायमेंशन इसमें है. एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन एंड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. जो नहीं है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है. ये 3 डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा. इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है कि एक आ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन कौन सा क्राइटेरिया अगर आपको पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे. कब से रिलीज हो रहा है? 1990 से. किनके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? यूएनडीपी के द्वारा. अब ये बोल रहा है कि कौन सा रीसेंट रैंक रहा है, ठीक है. तो देख लीजिएगा 2025 में जो रैंक रहा है वो कितना रहा है? 130. आंसर विल बी सी. और आपका पॉइंट कितना रहा है, वैल्यू कितना रहा है, एचडीआई का वैल्यू वो रहा है 0.685. अब ये बोल रहा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, देखो क्या हो रहा था कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी प्लानिंग चल रहा था लोगों का, जो लोग हमारे लीडर्स थे, है ना, उनको था कि भाई अगर देश आजाद हो जाएगा तो किस तरीके से इंडिया को डेवलप करना है ना, इंडिया का ग्रोथ क्या होगा, इंडिया के लोगों का फ्यूचर क्या होगा. जैसे हम लोग भी प्लान करते हैं अपने लिए, तो उसी तरीके से लीडर्स भी जो है वो प्लान कर रहे थे कि हाउ द इंडिया विल लुक लाइक, तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा. तो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था 1938 में. तो इन बोल रहा है कि किसने सेटअप किया था? ये सेटअप किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लेकिन इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू. क्लियर है? अभी वो रहा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन. तो अभी आई होप यू नो दैट प्लानिंग कमीशन के बदले क्या आ गया इन 2014 या 15 में? इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. क्लियर?
तो प्लानिंग कमीशन जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, तो वो 1950 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, इफ यू रिमेंबर 1950 इट विल बी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी इनफ। देन यहाँ पे 68 अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा ब्रंटलैंड कमीशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या समझता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये ब्रंटलैंड कमीशन जो 1987 में आर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट को डिफाइन करती है कि ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड थे नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, और उनके अंदर में एक कमीशन को बैठाया गया जिसका नाम दे दिया गया ब्रंटलैंड कमीशन। उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया, उस रिपोर्ट का नाम रखा आवर कॉमन फ्यूचर, और उस रिपोर्ट के अंदर में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। उसी में नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार जिक्र किया गया और बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा जो प्रेजेंट जनरेशन के नीड को भी फुलफिल कर दे और फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी फुलफिल कर दे। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर इन 2023 एंड 24। क्लियर? देखो क्या हुआ कि पहले तो ये रिपोर्ट आया ब्रंटलैंड कमीशन है ना 1987 में, जिसका नाम था क्या, आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर? अब इसके बाद आया आपका, बोला गया कि भाई देखो हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट एंड हाउ वुड बी अप्लाइड पार्ट। तो अप्लाइड पार्ट होना चाहिए कि भाई इसको अप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले आया था मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? फिर ये मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को बोला गया 10-15 साल के लिए लागू था। उसके बाद 2015 से आपका स्टार्ट हो गया कौन सा गोल, आपका गोल हो गया एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स जिसको अचीव करना है, जो 2015 से 30 के बीच में अचीव करना है। अब उस पे काम होने लगा, तो उस पे काम होने लगा तो अब इंडिया में भी अब काम होने लगा। तो आप कैसे मेजर करोगे किसी चीज को कि कितना काम हुआ। तो इंडिया की जो नीति आयोग है उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई एक इंडेक्स बनाओ, ठीक है, और उस इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग मेजर करेंगे कि कितना हम लोग को आगे और बढ़ना है और कितना हमने अचीव कर चुके हैं टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही पूछ रहा है कि इंडिया का ओवरऑल रैंक कितना रहा है 2023-2024 में। तो इंडिया का रैंक रहा है 71। क्लियर? सॉरी, दिस इज नॉट रैंक, दिस इज स्कोर। आउट ऑफ 100 कितना स्कोर, तो जितना ज्यादा आप स्कोर लाते जाओगे सिमिलरली उतना ज्यादा डेवलपमेंट होते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच मॉडल फॉर्म द बेसिस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्लियर? बोल रहा है कि कौन सा मॉडल जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बात करता है। देखो प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, 1950 से 51 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था कि भाई हमारा ग्रोथ कैसा होगा। तो बोल रहा है कि कौन सा मॉडल था, तो मॉडल जो था हेरोड-डोमर मॉडल था, फर्स्ट वन। सेकंड मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए महालनोबिस मॉडल। केनीशियन मॉडल, दिस इज डिफरेंट, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हेरोड-डोमर मॉडल थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई क्या बनाओ, कैपिटल फॉर्मेशन करो, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ करो, मतलब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश, एग्रीकल्चर पे काम करो, यही सारा कुछ पे उसने बोला था। दूसरा इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, याद रखिएगा हेरोड-डोमर मॉडल इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये बोल रहा है कि which of the following measure was not a measure adopted during 1991 balance of payment crisis। देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो कि तुम्हारे और मेरे पास पैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके गुड्स खरीद के लेके आते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर मेरे पास और तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सिमिलरली बैंक के पास जाएंगे कि भाई मेरे को कुछ पैसा दे दो, मेरे को घर बनाना है या जमीन खरीदना है या कुछ भी खरीदना है। लेकिन वहां पे बैंक क्या बोलेगी, बैंक बोलोगी कि भाई तुम ठीक है पैसा तो मेरे से ले लोगे बट चुकाओगे कैसे इस पैसा को। सिमिलरली फिर वो क्या करेगी, वो बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगी मेरे सामने, बोलेगी बहुत सारा कोलैटरल दे दो, अपना जेवर दे दो मेरे को, है ना, ज्वेलरी दे दो या कुछ भी दे दो,
ताकि तुमको फिर हम लोन दे सके। इन अ सिमिलर वे जब गवर्नमेंट को जब इंडिया को समझ लो कि पैसे की दिक्कत हो रही है ना, डॉलर्स की दिक्कत हो रही है, क्योंकि तेल तो सब कुछ तो आपके पास है नहीं, आपको बहुत कुछ बाहर से खरीदना होगा, इंडिया के बाहर से। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड फ्यूल एंड ऑयल, ठीक है, पेट्रोल्स वगैरह, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा कुछ, क्रूड ऑयल। तो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट गई IMF के पास, क्लियर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, उसको बोली कि देखो मेरे को कुछ डॉलर दे दो, इतने डॉलर दे दो कि मैं अपना खर्चा चला सकूं, मैं खरीद सकूं तेल वगैरह, नहीं तो मेरा इकोनॉमी पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो वही था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में ही IMF के पास। उसी को कहते हैं कौन सा क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो बोलता है कौन कौन सा मेजर अडॉप्ट नहीं किया गया। जब IMF के पास आप पैसा लेने गए तो IMF ने बोला कि भाई कुछ कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिसके अंदर में क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने किया गोल्ड कोलेटराइजेशन, है ना, मोदी जी बात करते रहते हैं। रिसेंट में मोदी जी बोले थे कि 1991 का जो ग्रोथ हुआ था, ठीक है, उसमें हमने गोल्ड दे के आया था, कांग्रेस ने गोल्ड दे के आया था, तो ब्लेम करते हैं, ठीक है, वो तो पॉलिटिकल मिमिक्स है, गिमिक्स है, तो दैट्स नॉट इशू। सेकेंड इज एक्सपोर्ट सब्सिडी को हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल डी लाइसेंसिंग करेंगे, दैट इज लिबरलाइजेशन, डीवैल्यूएशन ऑफ द रूपी, ताकि मेरा एक्सपोर्ट बढ़ सके। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीवैल्यूएशन करना पड़ेगा रुपया का। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग करेंगे तो बाहर की कंपनियां आएंगी, ठीक है, और जो यहाँ पे और कंपनी फ्लरिश करना चाहती है वो आएंगी। गोल्ड कोलेटरलाइजेशन, आप पैसा चुकाओगे कैसे, पहले गोल्ड दे दो मेरे को, हम आपको पैसा दे देंगे। सिमिलरली तो ये सारा मेजर्स लिया गया था, लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। Who was honored with the National Teacher Award from 2025 from झारखंड। तो ये बहुत सा आपका बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा। श्वेता शर्मा जो है उनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि देवघर से है, उनको श्वेता शर्मा जी जो देवघर से है, उनको नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं, राजकीय मध्य विद्यालय विवेकानंद, विलियम्स टाउन्स, देवघर। ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर नहीं शेयर करता है झारखंड के साथ। तो आपको पता है कि झारखंड के साथ 5 इंडियन स्टेट हैं जो शेयर करते हैं बॉर्डर। पहला है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। बच रहा क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश विल बी आंसर। इसमें कुछ फैक्चुअल है वो देख लीजिएगा। टू द नॉर्थ झारखंड शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद बिहार थ्रू 10 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एंड साहिबगंज, क्लियर। दूसरा ईस्ट में बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है वो भी 10 डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है बाउंड्री। साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, सरायकेला खरसावां है ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश दो नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद झारखंड शेयर्स ए स्मॉल बॉर्डर। उत्तर प्रदेश से सिर्फ गढ़वा टच होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बॉर्डर ओडिशा के साथ किसके के साथ शेयर करता है, तो ओडिशा के साथ ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा। छत्तीसगढ़ के साथ गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, क्लियर। Who is the highest authority of the पढ़ा पंचायत सिस्टम। तो पढ़ा पंचायत सिस्टम का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है, इट इज पढ़ा राजा, क्लियर। बोल रहा है कि फ्रॉम एन इथनिक पर्सपेक्टिव खड़िया ट्राइब जो है वो किस ग्रुप के अंदर में आता है। देखो इथनिसिटी के बेसिस पे देखो जाएगा तो ह्यूमन रेस को 4 में डिवाइड किया गया है, क्लियर। एक है कॉकेसॉइड, क्लियर, दूसरा है आपका कैपोइड, ये इस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो ये बोल रहा है कौन कौन ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, खड़िया ट्राइब फ्रॉम प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप, ये याद रखिएगा। Which title is बिरसा मुंडा फेमसली नोन एज। तो ये सबने सुना है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875, ये याद रखना है पहला फैक्ट। सेकंड इज कौन से विलेज में, उलीहाटू, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, खूंटी में आता है, ठीक है। दूसरा है उनका उलगुलान कब हुआ था, 1999 में हुआ था। उन्होंने बिरसा मुंडा रिवोल्ट कब से कब स्टार्ट हुआ था, 1885 से लेकर 1900 तक। उनका डेथ कब हुआ था, तो डेथ हुआ था 9 जून 1900 में। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि उनका बचपन का नाम क्या था,
वो किस स्कूल में पढ़े थे। तो बिरसा मुंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ज्यादा आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, ये करके रखना है। धरती आबा मीन्स ही वाज फादर ऑफ अर्थ। हुज ओरिजिनल नेम इज शिवचरण मांझी, ठीक है, शिवचरण मांझी किनका नाम था, तो ये हमारे फॉर्मर सीएम और जो प्रेजेंट सीएम है उनके फादर शिबू सोरेन है। क्लियर, तो शिबू सोरेन जी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उनका नाम क्या था, कब से कब तक वो सीएम रहे, कब उनका डेथ हुआ, उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। क्लियर, 3 बार वो सीएम रह चुके हैं झारखंड के। तिलका मांझी को डेथ, ठीक है, तिलका मांझी वाज हैंग टू डेथ, ठीक है, इनको बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था, ठीक है, फांसी चढ़ा दिया गया था उसमें तिलका मांझी जी को। और तिलका मांझी जी जो है वो भागलपुर में ही उनको अरेस्ट किया गया और वहीं पे फांसी चढ़ाया गया। और अभी भी प्रेजेंट वो वहां पे जो एक बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री है ना, तिलका मांझी चौक है, उसी चौक पे उनको फांसी दी गई थी। तो ही वाज, इनको माना जाता है कि ये जो है वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया था, जिन्होंने लड़ाई की थी। ही वाज फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट ट्राइबल समझ लो इंडियन थे हु वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इनको कब हैंग किया गया था, इन 1785। तो तिलका मूवमेंट ये लीड किए थे इन 1783, ये याद रखिएगा। Who led the भूमिज रिबेलियन, अगेन ये आंसर बहुत कॉमन है, ये हमेशा हम लोग सुनते हैं। भूमिज रिबेलियन जो है गंगा नारायण जो है वो लिए थे, सिंहभूम वाले रीजन में लीड किए थे। 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था, तो आंसर विल बी October 6, 1921 इन हजारीबाग। क्लियर, और वहां पे कौन थी, प्रिसाइड कौन की थी, सरला देवी। एनीबॉडी कैन टेल मी कि सीएफ एंड्रूज जो है वो कौन से सेशन को, कौन से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को लीड किए थे और कौन से ईयर में लिए थे। प्लीज पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Which village in the संथाल परगना is the birthplace of सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू कान्हू का नाम सुने आप लोग, सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। एंड बोल रहे हैं कि कौन से गांव में थे ये संथाल परगना के, तो ये भगनाडी था, ध्यान रखिएगा, है ना। उलीहाटू तो ऑटोमेटिकली कट जाता, क्यों, क्योंकि ये है आपका उनका बिरसा मुंडा जी का। Who is the author of the work कुडुक फोकलोर, है ना। कुडुक फोकलोर जो है वो कौन थे ऑथर, तो ऑथर थे ए गिरनाड इज ऑथर ऑफ द वर्क कुडुक फोकलोर। Who is the author of the play ग्रह का फेर, ग्रह का फेर जो है किताब या फिर प्ले जो है, ड्रामा जो है, वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था आपके आनंद सहाय अखौड़ी जी ने। क्लियर। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा कि धनबाद में है और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। न्यू प्रेसिडेंट कौन रहे हैं अभी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के, अजय नाथ सहदेव, ठीक है। ये डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं रांची के, अजय नाथ सहदेव। और अभी प्रेजेंटली ही इज जेएससीए के, ये क्या है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ये अभी हेड है, प्रेसिडेंट, ठीक है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी रह चुके हैं, शहबाज नदीम भी रह चुके हैं, और वो अभी फिलहाल के लिए क्या है, सेक्रेटरी है और जॉइंट सेक्रेटरी है। निक्की प्रधान जो है वो हॉकी प्लेयर रह चुकी है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से है झारखंड की, तो वो है कुट्टी डिस्ट्रिक्ट से। किस चीज की प्लेयर है, एनीबॉडी कैन टेल मी, हॉकी प्लेयर है। क्लियर। Who is the current vice chancellor of the Sidhu Kanhu Murmu University? Anybody can tell me where is Sidhu Kanhu Murmu University? कोई बताइए प्लीज, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो इनके आंसर जो है वो कौन है, बिमल प्रसाद सिंह। तो देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, उसका ध्यान में रखिएगा, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, कौन है वाइस चांसलर, सिद्धू कान्हू मुर्मू के कौन हो गए, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी के कौन है। तो 5-6 जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर का नाम आपको याद रहना चाहिए। करंट गवर्नर कौन है झारखंड के, तो करंट गवर्नर सबको पता है, संतोष गंगवार जी हैं। क्लियर। और इनके अलावा कौन कौन रह चुके हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू कब थी, रमेश बैस इससे पहले थे, उनसे पहले द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है, कौन पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, पूछ सकता है। और ये जो अभी आपके संतोष गंगवार हैं
वो कितने हैं, कब से ऑफिस में थे, 31 जुलाई 2024 से, कितने नंबर पे हैं ये गवर्नर, वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। HCC कब स्टैब्लिश हुआ था, अगेन सेकंड 5 ईयर प्लान 1958। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। HCC में कौन काम कर चुके हैं, दिनेश कार्तिक उरांव, है ना, कार्तिक उरांव रह चुके हैं ना यहाँ पे, वो काम करते थे, बाद में नेहरू जी ने उन्हें बुला लिया था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आपको पता है कि 5 डिवीजन में झारखंड को डिवाइड किया गया, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, है ना, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान वाले रीजन में। तो ये आपका पलामू जो है वो सबसे छोटा है और नॉर्थ छोटा नागपुर सबसे लार्जेस्ट है। कोई बता सकता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं पलामू के अंदर में, कमेंट कीजिए। Which district in Jharkhand has one of the lowest sex ratio, है ना, lowest sex ratio जो है वो कहां पे है, धनबाद में। highest sex ratio, can anybody tell me? अगर किसी को पता है तो कमेंट में आप अपना आंसर्स दे सकते हैं। 2011 का सेंसस रहा है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रहा है झारखंड का, तो 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। क्लियर, 2023, ये याद रखिएगा 2 साल में एक बार आता है। तो बोल रहा है कि टोटल स्क्रब एरिया कितना है फॉरेस्ट का झारखंड में, ठीक है, तो वो आंसर होगा 558.32 स्क्वायर किलोमीटर। Which river is a tributary of सोन रिवर, सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो याद रखिएगा नॉर्थ कोयल, है ना। सोन किस में जाके मिलता है, गंगा, गंगा आ रही है, गंगा में जाके सोन मिलता है, और सोन में जाके कौन सा नदी मिलता है, नॉर्थ कोयल, ये ध्यान में रखना है। मैथन डैम कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो मैथन डैम जो है वो बराकर नदी के ऊपर में है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश किया गया था, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बराकर नदी के ऊपर में है, और ईयर जो है वो है आपका 1958। तो याद रखिएगा कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में बराकर नदी है, बराकर नदी के ऊपर में एक डैम बनाया हुआ, उस डैम का नाम है मैथन डैम, और वो कब बना था, 1958 में, ये ध्यान रखने की जरूरत है। बोल रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो हेल्प किसके कंट्री के हेल्प से बना था, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत यूनियन के हेल्प से बना था। इन सिमिलर आपको ध्यान में रखना है कि राउरकेला किसने बनवाया था, है ना, भिलाई वाला स्टील प्लांट है किसके हेल्प से बना था, तो यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग। फिर बोकारो स्टील प्लांट जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी रहा है कि वो कब जो है सेल के अंदर में आया। Which natural disaster caused the highest number of death, तो अगेन लाइटनिंग, बिजली गिरना, है ना, ये सबसे ज्यादा डेथ लेके आता है झारखंड में। Then we have from which assembly constituency was हेमंत सोरेन elected as an MLA। हेमंत सोरेन जी जो है, जो हमारे प्रेजेंट सीएम है, वो एमएलए किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, ठीक है, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, लास्ट इलेक्शन मतलब 2024 वाले इलेक्शन से, तो वो है आपके बरहेट से, ठीक है। तो वो 2 जगह से लड़े थे, एक बरहेट से लड़े थे और एक दुमका से लड़े थे, तो दोनों से जीत गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर 2 जगह से अगर आप लड़ रहे हो तो आपको एक जगह खाली करना होगा अपना सीट, तो वो उन्होंने दुमका सीट छोड़ दिया और बरहेट सीट से वो अभी प्रेजेंटली एमएलए है। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली के कौन है स्पीकर, तो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो। क्लियर। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर द वुमेन बेनिफिशियरी अंडर द मैया सम्मान योजना, आपको पता है कि 2500 रुपए प्रति माह जो हमारे जो झारखंड की महिलाएं हैं 18 से 50 साल की उम्र की, उनको मिलता है 2500 रुपए। तो ये किसमें आएगा, ये आएगा आपका 18 से 50 साल के अंदर में। क्लियर। तो मैया सम्मान योजना कब से स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान में रखना है। मैया सम्मान योजना का जो अमाउंट है उसको कब बढ़ा दिया गया था, उसको ध्यान में रखना है, डेट। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू विथ, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट टेक्स्ट वाला हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, राइट। थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट